इसमें बोलना है सर, इसमें सम्मानित मंच, हमारे बीच हमारे सबसे वरिष्ठ चिंतक, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कुसुम योगी जी, और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन और सभागार में उपस्थित सभी मेरे साथियों, लेखिकाओं, जो इस पत्रिका के माध्यम से आज जिनको हम पढ़ पाए और समझ पाए, और पत्रिका के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, और इन लेखिकाओं को, महिला समाज को इन पन्नों में उनकी आवाज़ को दर्ज करने के लिए मैं शील बोधी सर का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। और अपने साथ हमारे साथ हैं हमारे बीच पूरन सिंह जी और वंदना, आप दोनों ने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इस अंक का संपादन किया। ये हमें दिखाई दे रहा है इसको पढ़कर समझकर, और इतना कुछ हम इतनी देर से सुन रहे हैं। हमने खुद लेखिकाओं को सुना, कहानीकारों को सुना, जिन्होंने अपने अनुभव, अपने विचार कहानियों के माध्यम से इसके भीतर दर्ज किए हैं। ऐसी पत्रिकाओं का संपादन होना बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था। मैं एक प्रश्न हमेशा से मंच से उठाती रही हूँ। मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ, और साहित्य के पन्नों को जब हम पलटते हैं, साहित्य के इतिहास ग्रंथों को देखते हैं, तो साहित्य के इतिहास ग्रंथ हमेशा से पुरुष समाज के हाथ में रहे। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, हिंदी साहित्य के प्रोफेसर, अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं, और मेरी बात से 100% वो सहमत होंगे कि हम सबसे पहले इतिहास जब पढ़ना शुरू करते तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हमें दिया जाता है। उसके बाद उसकी कड़ी में बहुत सारे इतिहासकारों को हम पढ़ते हैं। लेकिन आप आदिकालीन इतिहास पढ़ जाइए, भक्तिकालीन इतिहास पढ़ जाइए, मतलब साहित्य की एक बहुत बड़ी काल अवधि को पढ़ते हुए हमारे सामने केवल एक स्त्री स्वर आता है, वो होता है मीरा का स्वर। और मीरा को भी एक भक्त कवित्री के रूप में उन इतिहास के पन्नों में हमें पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ जो इतिहास ग्रंथों का जो उद्देश्य था वह था, अगर भक्ति काल की बात करूँ, मैं संक्षिप्त में ही बोलूँगी, बस एक दो लाइनें, मैं सीधा पत्रिका पर आऊँगी। मैं ये बताना, मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि स्त्री स्वर को पुस्तकों के भीतर, इतिहास ग्रंथों के भीतर और मंच पर उनको स्पेस देना और उनकी आवाज़ देना कितना आवश्यक था। और यदि मंच पर एक स्त्री वक्ता आपके बीच में है तो मैं आभार प्रकट कर रही हूँ कि एक ही स्वर है, लेकिन आपने उसको स्थान दिया, और ये स्थिति हर मंच पर है। आज ये विशेषांक आया है, 22 रचनाकारों को आपने उनकी आवाज़ को बुलंद किया है इस पत्रिका के माध्यम से, लेकिन मंचों पर देखिए, कहीं पर भी देखिए, स्थिति नगण्य है। मैं दोबारा अपनी बात पर आती हूँ। उसका सीधा सा कारण है कि स्त्री की आवाज़ को उठने ही नहीं दिया गया। अगर किन्हीं स्त्रियों ने, एक उदाहरण, हम एक कहानी पढ़ते हैं दुलाई बाली, और उसकी लेखिका है एक बंग महिला। क्या सोचा है कि एक बंग महिला लिखती है, मतलब स्त्री वो कहानी अपने नाम से नहीं लिख रही है, एक बंग महिला लिख रही है, तो कितना संकट रहा है। बहुत सारे उदाहरण है, अगर इस विषय पर बोला जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है कि हम इतिहास ग्रंथों, आलोचना के पन्नों में देखें तो स्त्री का लेखन, स्त्री की आवाज़ आज भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन ये शुरुआत है, और इस तरह के विशेषांक यदि आएंगे तो साहित्य के पन्नों में जिन चित्रों को बिल्कुल धुंधला या जिनको बिल्कुल हटा दिया गया, अगर रखा भी गया तो बहुत धुंधले रूप में या हाशिए पर रखा गया, जिसका उदाहरण मैं देती हूँ। हम मीराबाई पढ़ते हैं, उसके बाद हम पूरा रीतिकाल पढ़ जाते हैं 200 वर्षों तक, और आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो भारतेंदु युग पढ़ जाते हैं, उसके बाद हम द्विवेदी युग पढ़ जाते हैं, तब हमारे सामने आती हैं महादेवी। या तो हम मीरा को पढ़ते हैं या तो फिर महादेवी को। ऐसा नहीं है, साहित्य के पन्नों में बहुत सारे स्वर हैं जिनको पहले से ही उजागर किया जाना चाहिए था, जो हैं भी, कुछ लोगों ने उजागर किए हैं। इनमें कुछ एक अगर मैं नाम लूँ तो कुछ कवित्रियों का नाम मैं आपके सामने ज़रूर लेना चाहूँगी। बहुत ही संक्षिप्त में, एक ही पंक्ति में, हमें मुक्ताबाई कहीं नहीं पढ़ने को मिलती हैं।
ये वे निर्गुण सहजोबाई, ये वे निर्गुण पंथी कवित्रियां हैं जिन्होंने संत साहित्य में उतना ही योगदान दिया जितना कि कबीर के समकालीन और कबीर के जो एक मंडल में कहूँ, उन कबीर मंडली में उसको बोलती हूँ कि उन्होंने जब संत काव्य लिख रहे थे, निर्गुण पद लिख रहे थे, तो ऐसी बहुत सी कवित्रियां थीं जो उनके स्वर में स्वर मिलाकर लिख रही थी। लेकिन मैं ये बहुत ही साहस के साथ कहती हूँ कि सभागार में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उसमें कुछ प्रतिशत ही होंगे जो ये दयाबाई को जानते होंगे, जिन्होंने पूरा एक ग्रंथ लिखा दया बोध, और बहुत ही जबरदस्त। अगर कबीर के साथ उनको खड़ा किया जाए तो दयाबाई, मैं ये बहुत साहस के साथ कहती हूँ कि उनका जो स्वर है वो बहुत बुलंद है, लेकिन हमें पढ़ने को नहीं मिला। इसी तरह से कुमरी बाई आती हैं, जुगल प्रिया आती हैं, एक और हैं शेख, एक कवित्री हैं शेख आलम की पत्नी, लेकिन उनका जो पूरा साहित्य है शेख का, उसको रचनाकारों ने, जिसमें मैं नाम लूंगी रमाशंकर रसाल जी का, उन्होंने कहा कि ये तो शेख का नहीं है तो आलम ने ही लिखा है, और उस कृति का नाम है आलम केली। अगर एक स्त्री लिखती भी है, शेख लिखती भी है, तो ये कह दिया गया कि ये शेख ने नहीं लिखा, ये उनके पतिदेव ने लिखा है। उसी तरह से गिरधर की पत्नी का भी बहुत ही सुंदर साहित्य हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जिसमें जो ये स्वर है ना कहानियों के, ये स्वर बहुत पहले, मतलब कि मैं आपको कहूँ कि 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में भी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन नहीं, ये सब बातें मैंने इसलिए की यहाँ पर, करना बहुत ज़रूरी था कि जब इस तरह के कदम जब तक नहीं उठाए जाएंगे तब तक स्त्री की जो आवाज़ है वो या तो थोड़े बहुत भाषणों के माध्यम से सुनाई देगी, या कभी टीवी की बहस में सुनाई देगी, या कुछ अखबारों के पन्नों में हमें थोड़ी बहुत दिखाई देगी। लेकिन अगर इस तरह के विशेषांक आएंगे, ये भी हमारे समय का दलित साहित्य का एक ये ऐसा स्थायी स्तंभ बन गया जिसे सदियों तक मिटाया नहीं जा सकता। अगर हम में से कोई भी स्थायी नहीं है, एक दिन तो ऐसा आएगा कि हम में से कोई भी नहीं होगा, तो भी ये ग्रंथ होगा, और हमारे समय की लेखिकाओं की आवाज़ को वह वर्ग भी सुन पाएगा, वह पीढ़ी भी सुन पाएगी, जिनके कानों में अब से पूर्व जो भी लिखा गया हमें सुनने को नहीं मिलता। इसी में एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि आप देखिए, हिंदी साहित्य में हमारे बीच बड़ी बड़ी रचनाकार बैठी हुई हैं, पुष्पा विवेक जी और राजकुमारी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बड़े दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास आए हुए हैं, हम सब देख रहे हैं और उनको पढ़ा जाना चाहिए। रेखा, और इसमें कहानी भी है उनकी, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1960 से पहले हमें कहीं पर भी कथा जो है साहित्य नहीं मिलता, स्त्री कथा साहित्य क्यों नहीं मिलता है? अब मतलब आज़ाद भारत के बाद भी हम कथा साहित्य पढ़ते हैं, हम प्रेमचंद को ही पढ़ते चले जाते हैं। फिर हम बहुत समय के बाद आती है कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी 1960 के दौर में। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, इस पर बहुत सी चर्चा की जा सकती है, मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि 1960 के बाद ही कथा साहित्य में स्त्रियों के जो चिन्ह हैं, उनके जो स्वर हैं, उनकी जो वाणी है, वो सुनाई दी। और उसके बाद अब तक अगर मैं दलित साहित्य की बात करूं तो आप देखिए कि शुरुआत तो 1955 से स्त्री दलित साहित्य लेखन की हो जाती है, लेकिन स्त्री दलित लेखन अभी बहुत उसको चमकना बाकी है, अभी आकार ले रहा है। राजकुमारी जी जैसी लेखिकाएं हमारे बीच में हैं, अनीता भारती जैसी लेखिकाएं हैं, रजत रानी मीनू जैसी लेखिकाएं हैं जो अपने स्वर बुलंद कर रही हैं। और इन सब ने दलित साहित्य को, दलित स्त्री लेखन को एक आकार दिया है, एक रूप दिया है। जो एक लिजा सा एक रास्ता था, उसको मैं कहती हूँ पक्का करने का काम किया है। उस पगडंडी को जो है एक फ्लाईओवर के रूप में स्थापित करने का प्रयास आज की दलित लेखिकाएं कर रही हैं। और उसी क्रम में अगर इस तरह के विशेषांक आते हैं तो वे आवाज़ें
जो स्थापित नहीं है, जो किन्हीं संस्थानों में काम नहीं कर रही हैं, जो घर के भीतर हैं, लेकिन वे कुछ लिखना चाहती हैं, वे कुछ कहना चाहती हैं। तो इस दृष्टि से भी इस तरह के विशेषांकों का आना दलित स्त्री लेखन के स्तर पर तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सामान्य स्त्री लेखन तो आ रहा है, बड़े बड़े प्रकाशक उसको छाप भी रहे हैं। प्रश्न है दलित स्त्री लेखन का। ऐसे बहुत से सवाल हैं, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, ऐसी बहुत सी चुनौतियां हैं जो दलित स्त्रियां झेल रही हैं। लेकिन एक संकट हमें है हमेशा का। मैंने अभी महेंद्र सर से मैं चर्चा कर रही थी कि यहाँ पर सीमा बौद्ध जी आई, बुलंद आवाज में बोल कर गई, और जो हमारी सरकार है उसके लिए बोल कर गई। मैं अगर इसी उदाहरण को रोपित करूं दलित स्त्री समाज पर, तो स्त्रियां अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रही हैं। अभी उनके लिए बड़ा संकट है। उनके लिए वो ऐसा है कि वो एक ऐसा लगता है कि जो घर में रहने वाली दलित स्त्रियां हैं, जिनके भीतर एक ज्वाला फूटने को है, उनके अनुभवों की ज्वाला, लेकिन उनको ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है जिससे कि वे लिख पाएँ, या उनमें साहस ही नहीं है। और जिस दिन अभी तो दलित स्त्री आत्मकथाएं शुरू ही नहीं हुई, और जिस दिन दलित स्त्री आत्मकथाएं लिखी गई, सुनामी आ जाएगी साहित्य में। इतना द्वंद्व होगा, इतना विमर्श होगा, क्या क्या होगा ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तो अभी मुझे लगता है कि हमारे जो अनुभव हैं वो अभी हमने लिखना शुरू ही नहीं किया है, लेकिन रास्ता मिलेगा। शील बोधी जैसे महान मैं चिंतक कहूँ आज के समय के, और पूरन सिंह जी जैसे महान रचनाकार और सामाजिक चिंतक हमारे साथ हैं, तो वह दिन दूर नहीं है जब स्त्री की आवाज़ को दबा के रखा जाएगा। वह दिन दूर नहीं है जब उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, उसे एक रास्ता मिलेगा, उसे एक मंच मिलेगा। जब तक स्त्री को दो चीज़ें नहीं मिलेंगी, एक उसका स्पेस मिलना चाहिए, और वो स्पेस कहाँ, केवल मंच पर नहीं, घर में भी उसे एक स्पेस मिलना चाहिए, समाज में उसका स्पेस होना चाहिए, जिस कार्यस्थली में वो काम करती है वहाँ पर भी उसे स्पेस मिलना चाहिए। केवल स्पेस नहीं, दूसरी चीज़ है उसकी आवाज़, उसको बोलने का अवसर मिलना चाहिए। तो ऐसी जो विशेषांक हैं, ऐसी जो पहले हैं, वह हम स्त्री समाज को वह एक स्पेस भी देती हैं और हमें बोलने की आज़ादी भी देती हैं, खुलकर लिखने की आज़ादी देती हैं। तो इसलिए ये पत्रिका के लिए मैं साधुवाद देती हूँ। कुछ कहानियों को मैंने पढ़ा, राजकुमारी जी की कहानी बहुत ही मतलब एक ऐसी समस्या को, हालांकि उस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जाति का दंश है उसमें, और जब अंतरजातीय विवाह होते हैं तो किस तरह से परिवार में संकट खड़ा होता है, वो आज भी वही स्थिति समाज में बनी हुई है। लेकिन नए तरीके से एक नया विमर्श लेकर आप सामने आती हैं, तो आपकी कहानी के लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। इसी में मैंने गुलमोहर कहानी पढ़ी, बैठी है, बहुत ही मतलब एक संवेदना है उसके भीतर, और ऐसे पक्ष जो बहुत चल रहा है, विकलांग विमर्श है ना, तो उस विमर्श को आप अपने स्वर में सामने लाती हैं, और बहुत ही प्रेरणादायक है कि कोई भी स्त्री यदि शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसके लिए कुछ ऐसा होता है, अगर उसके भीतर प्रतिभा है तो वो सूरज की तरह चमक कर रहती है। तो ये कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अभी तो मुझे बहुत सारी कहानियाँ पढ़ना बाकी। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, तीसरी कसम, अनीता भारती जी की कहानी है ना, उसमें जो है राधे और रमैनी, वो नट समाज की संघर्ष की कहानी है कि वह एक पीढ़ी उस खेल को करना छोड़ देती है, उस कार्य को करना छोड़ देती है, लेकिन फिर परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मजबूरी में दोबारा से उनको उसी दंश में जाना पड़ता है। लेकिन ये कहानी इसलिए प्रेरणादायक है, इसका अंत बहुत ही अच्छा है कि एक स्त्री कदम उठाती है और अपनी बेटी को स्कूल भेजती है। वो एक निर्णय लेती है, कसम खाती है कि अब मैं अपनी बेटी को वो नृत्य और लोगों के सामने नाचने गाने के लिए उसको पेश नहीं करूंगी। तो स्टैंड लेती है एक स्त्री। तो इस दृष्टि से ये कहानी बहुत ही मजबूत कहानी है, दलित लेखन में इसको अंकित किया जाना चाहिए। अभिशप्त जीवन मैंने पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा।
पुष्पा मैडम बैठी हुई हैं और उन्होंने बहुत विस्तार से उस कहानी पर चर्चा की है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जो करेक्टर वो लेकर आती हैं, विद्या का करेक्टर, ऐसी स्त्रियाँ बहुत कम मिलेंगी हमें, थक जाती हैं। वो आपने अभी आप सब लोगों ने सुना कि वो मर जाती है लकड़ी की टाल पर और अपने पति के साथ नहीं जाती क्योंकि उसका पति उसका भरण पोषण नहीं कर सकता मायके में उसको। तो संघर्ष, स्त्री संघर्ष है उसमें खास तौर से दिखाया गया है। और एक आलोचक के रूप में कहूँ, ये कहानी और मजबूत बन सकती थी अगर थोड़ा इसका अंत जो था वो उसको किया जाता। बहुत सीनियर है मैम आप, और मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मुझे भीतर तक हिला दिया इस कहानी ने, बट इसको अगर थोड़ा और विस्तार मिलता तो ये और खूबसूरत बन जाती। तो इस कहानी के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुलमोहर कहानी की चर्चा अभी मैं ज़रूर थोड़ी सी करूँगी। इसमें ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी थी और ये स्वावलंबन की कहानी है। तो गुलमोहर जैसी जो कहानियाँ हैं जो कविता विकास जी ने लिखी है, तो इस तरह की कहानियों का आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज भी स्त्री समाज, हम में से जितनी भी स्त्रियां बैठी हैं अभी यहाँ, और ऐसा हो सकता है कि वो सशरीर यहाँ बैठी हैं, उनका मन और मस्तिष्क कहीं और है। तो जो हमारा समाज कहीं और क्या होगा, घर के अंदर होगा, जिम्मेदारी में होगा, है ना। बहुत से घड़ी देख रहे होंगे कि अभी 4:15 बज गए। और एक उदाहरण आपने देखा कि एक स्त्री जो प्रतिभाशाली स्त्री है, इतना अच्छा सुंदर गायन, इतना सुंदर अच्छा, मैं सीमा बहुत सुनीता बहुत जी का उदाहरण दूं, जिम्मेदारियों के बरक्स उनको निकलना पड़ा यहाँ से, तो उनका हृदय हमारे साथ है, उनकी आत्मा हमारे साथ है। तो हमारा जो समाज है वो बहुत घिरा हुआ समाज है ना। तो इसको मैं कहती हूँ, हमारा जो समाज है ना वो धड़पड़ का साहित्य लिखते हैं हम लोग। क्या करते हैं, रोटियां भी बना रहे हैं, कविता भी यहाँ चल रही है, कहानी राजकुमारी जी इसका उदाहरण है, कपड़े भी धो रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, अगर किसी से करवाना भी है काम, है ना, तो उस वो स्त्री हमारी कहानी और कविताओं में आ जाती है ना। फिर हम उससे तो कहने का मतलब है कि हमारा जो लेखन है, हमारे समाज का लेखन बहुत मेहनत का लेखन है, बहुत संघर्ष का लेखन है। हम में से कितनी बहनें इस कार्यक्रम में आना चाहती थी, जिसने ये पोस्टर देखा वे उड़कर आना चाहती थी, लेकिन उनके पास पंख नहीं है। लेकिन ये पत्रिका उनके पंख बनेगी और अगली बार कोई ऐसा कार्यक्रम होगा, वे जरूर इससे इस पत्रिका से प्रभावित होंगी और प्रेरणा लेंगी और यहाँ आएंगी और मेरे जैसे ही आप लोगों से बातें करेंगी। समय बहुत कम दिया गया है, अगली बार से सर समय ज़्यादा रखिए, अगर हमें बुलाइए, हमें सुनिए। देखिए, एक मैं उदाहरण देती हूँ, आपका एक उदाहरण देती हूँ। ये कहते हैं कि स्त्रियों को ना घूमने का बड़ा शौक है, पुरुषों को नहीं है। वो क्या करते हैं, संडे के दिन ना चादर लेंगे, नाश्ता करेंगे, लेट जाएंगे, क्योंकि लंच तो मिल ही जाएगा, कुछ करना नहीं है। स्त्रियाँ सोचती हैं कि भाई, तो क्यों है सर। मैंने इसी मंच से सुना है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किसने कहा था, कि 2 वर्ग ऐसे जिससे समाज को ज्यादा खतरा रहता है ना, एक तो दलित समाज और एक स्त्री समाज। तो 2 वर्गों को ना दबा कर रखा गया, और जिसको ज्यादा दबाया जाएगा, मुर्गी के बच्चे ना, जिसको पिंजड़े में आप बंद करोगे वो सबसे पहले निकल के भागेगा। तो जब हमें जितना दबाया गया, अब हमारी आवाजें तो सुनी नहीं गई, और जब कभी मौका मिले तो आप कह दें कि 5 ही मिनट बोलना है तो अब आवाजें तो सुननी चाहिए ना। तो जब भी आप किसी स्त्री वक्ता को बुलाएं, उसे 1 घंटे का समय दें। मेरी बहनों के मन में बहुत से भाव है, मेरी बहनों के मन में इतनी भावनाएं हैं कि कम से कम घर में कोई नहीं सुनता तो यहाँ तो सुना जाए। तो हम कोई करुण कहानी नहीं, देखिए इतनी कहानियां लिखी गई, कोई करुण गाथा नहीं। जैसे शुक्ल जी ने कह दिया कि ये रुदन का साहित्य है, ये करुण साहित्य है, ये रोना धोना। रामविलास शर्मा जी ने कह दिया, जो बड़े बड़े इतिहासकार रहे जिन्होंने लिखा, कि इसमें तो रोना ही धोना है। महादेवी का साहित्य क्या है, नीर भरी दुख की बदली है, बदनाम कर दिया। पढ़िए तो, महिलाओं के हृदय को महिलाएं ही पढ़ सकती हैं। काश कोई स्त्री इतिहासकार होती तो वो हमारे, उसका रूप रंग ही अलग होता। कोई बात नहीं, हम लिखेंगे अपना इतिहास, हम सब मिलकर अपना इतिहास। सब मुझे बहुत सी बातें करने का मन है, बट अगली बार आप प्लीज ज्यादा समय दीजिएगा और यह नंबर भी ज्यादा रखिएगा। बहुत बढ़िया मैडम।
33% नहीं, हम 100% आगे से हम बिल्कुल स्पेशल इस तरह का ही कार्यक्रम होना चाहिए। साथियों, ये सब देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बदलाव आके रहेगा और सुनामी जो मैडम बोली है ज़रूर आएगी, और हम आशा करते हैं कि आए भी। बिल्कुल। तो इसके आगे चलते हैं। अगली कड़ी में हमारे बीच वरिष्ठ सम्मानित वक्ता मौजूद हैं, डॉक्टर कुसुम वियोगी जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूं अपने विचार। नत्थी में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वयं एतेन सच्च वज्रेन होत जय मंगलम। महाकरुणिक तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति को समक्ष रखते हुए सम्मानित मंच, प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमारी जी, अध्यक्ष करमशील भारती जी, तनवर जी, प्रोफेसर महेंद्र बेनीवाल जी, शेखर साहब, डॉक्टर पूरन सिंह जी और मेरे सम्मुख बैठे हुए अन्य साहित्यिक बंधुओं, और स्पेशली हमारे बीच में पधारे हुए नाट्य अभिनेता, लेखक, फिल्म निर्माता, निर्देशक कैलाश जी, उनका आज के इस मंच पर अभिनंदन। साथियों, 90 के दशक में जब हमने दलित साहित्य दलित लेखक मंच की स्थापना की, तो उस समय सबसे पहले मैंने संपादन कार्य किया, और मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इतना सस्ता भी नहीं हुआ। वैसा नहीं सोची तो रहा होगा। तो उस समय हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर मुझे 7 महिलाएं मिली जब मैंने चर्चित दलित महिलाओं की चर्चित कहानियों का संपादन किया। और उसके बाद मैंने चर्चित दलित कहानियों का संपादन किया। तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि पूरे देश में पत्र व्यवहार करने, हिंदी क्षेत्र में पत्र व्यवहार करने के बाद भी मेरे को 7 महिलाएं मिली। और आज स्थिति यह है कि हमारे बीच में महिलाएं निखर कर आ रही हैं, उभर कर आ रही हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा इस मंच से। एक समय था कि जब दलित लेखक संघ की स्थापना की और आवश्यकता भी थी। आज दलित लेखक संगठनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मंच के माध्यम से दलित कविता, कहानियाँ, उपन्यास, आत्मकथाएं वैश्विक स्तर पर आ चुकी हैं, और वैश्विक स्तर पर उनका नोटिस भी लिया जा रहा है। देश विदेश के विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी जा रहे हैं हम लोग, अनुवाद भी हो रहे हैं, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो रहे हैं। तो उस समय ज़रूरत थी, लेकिन मैं समझता हूँ अब ज़रूरत है नहीं दलित लेखक संगठनों की। मूल खोजो विवाद मिटेगा, और बामसेब ने वो मूल खोज लिया है। मूल निवासी सभ्यता संघ के माध्यम से इंडियन नेशनल लिटरेचर कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो आज दलित कहलाने के उस समय की ज़रूरत थी, उस समय की जो वेदनाएं थी, जो संतरास था, जो पीड़ाएं भोगी, उनको लिखा हमने, जो सहा सो कहा। लेकिन आज कविता और कहानियाँ, उपन्यास उससे कहीं ज़्यादा निकल चुकी, बहुत आगे आ चुकी है सारे के सारे। तो हमें अपने जो मूल है, हमारा मूल निवासी सभ्यता संघ, जिस तरह की बात बामसेब के माध्यम से जो विंग बनाए गए हैं, इन विंगों में आकर हमें काम करना चाहिए। आज अंबेडकर के नाम से अंबेडकर दलित लेखक संघ, किसी ने कोई बेनीवाल ग्रुप है, कोई नामदेव ग्रुप है, कोई करमशील भारतीय ग्रुप है। अब इन विवादों को ख़त्म करिए, एक मंच पर आकर खड़ा हुए। नई पीढ़ी के लोग बहुत सारे निकल कर आ रहे, मन पर आता है। हम पद पर रहेंगे तो काम करेंगे, पद पर नहीं रहेंगे तो काम नहीं करेंगे। इस स्थिति से उभरिए।
उभरी है इस स्थिति से। हमने कभी पद की इच्छा नहीं की, ना कभी पदों के लिए लड़े, लेकिन आज फिर भी हम प्रतिमान स्थापित की हमने साहित्य में और समाज में। एक समय था, पत्रिका है छोटी छोटी, 32 पेज के कविता संग्रह आ रहे हैं, 48 पेज के आ रहे हैं, 62 पेज के आ रहे हैं। अब पूरे समाज के अंदर उनके एक नाम भी हुआ, लोगों ने पढ़ा भी। आज 500, 800 रुपये की किताबें आ रही हैं। कविता और कहानी, उपन्यास सिर्फ किताबों तक सीमित रह गए, पाठकों तक नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। 16 पेज के भी संग्रह है। तो उससे आंदोलन को हम लोगों ने खड़ा किया। आज मोटी मोटी किताबें आ रही हैं, लेकिन पाठक नहीं है। लेकिन हमसे ज़्यादा पाठक दूसरे वर्ग के लोग हैं। वे देख रहे हैं कि कहाँ तक खड़े हो गए हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और इनको काउंटर कैसे करना है आगे जाके। इनको दलित और प्रताड़ित, वंचित, शोषित कैसे किया जा सकता है, वह कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग साहित्य के लिए, हमने साहित्य नहीं लिखा था, हमने साहित्य समाज के लिए लिखा था। समाज की पीड़ा और दर्दों को हमने अपने साहित्य के अंदर उकेरा, नाटक लिखे और नुक्कड़ नाटकों का अभिनय भी किया, लोगों को जगाया भी और चेताया भी। लेकिन आज क्या है, मोटी मोटी किताबें लेकर आ रहे हैं। मोटी मत लिखो भाई। जितना भी, चाहे रेवोल्यूशन, रशिया का रेवोल्यूशन रहा हो, फ्रांस का रेवोल्यूशन रहा हो, या हमारे कम्युनिस्ट आंदोलन के रेवोल्यूशन जो वो हुए हैं, आंदोलन चले हैं, वो छोटे छोटे लीफलेट के माध्यम से चले हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समय पर भी लीफलेट्स के माध्यम से, पत्रिकाएँ निकालने के माध्यम से सारा काम चला। आज हम मोटी मोटी किताबें लिख रहे हैं, लाइब्रेरी में लग सकती है या कुछ गिफ्टों में चली जाती है। तो पे बैक टू सोसाइटी की जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बात करी, तो पे बैक टू सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े जो लोग हैं, जो प्रकाशकों को 50-50 हज़ार रुपये देकर, 30-30 हज़ार रुपये देकर किताबें छपवा रहे हैं। आप अपनी सैलरी का भी, तनख्वाह का भी, अपने पगार में से 10% में अपनी छोटी छोटी बुक्स लेकर आइए समाज के लिए। 48 पेज की, 50 पेज की, 62 पेज की, समाज के अंदर उसका फैलाव करिए सारा। तब हमारा आंदोलन सफल होगा, अन्यथा नहीं तो सिर्फ जो है लाइब्रेरी तक रहकर सीमित रह जाएगा, या हम गिफ्टों में दे रहे हैं किताबें जाकर हमारा पाठक है। अब 400 रुपये की किताब नहीं खरीदता आदमी कोई भी। आज भी हमने बाल साहित्य की किताबें लिखी, 10-10 रुपये में किताबें हमने लिखी, 10-10 रुपये किताबें की, लाखों किताबें बिकी हमारी, समझे। लोगों ने बेची, प्रकाशकों ने बेची। छोटी छोटी किताबें, बाल किशोर गीत है, दलित क्रांतिवीर, दलित क्रांतिकारी वीरंगनाएँ, छोटी छोटी पुस्तक पत्रिकाएँ, नाटिकाएँ छोटी छोटी आई और समाज के अंदर फैली, और नाम भी हुआ, और लोगों को उन लोगों को जानकारी भी हासिल हुई। तो इसलिए पढ़ी भी लोगों ने। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप है ना, जो भी है, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो सोच है, अंबेडकर, फूले, कबीर की जो विचारधारा है, जो हमारे हिंदुत्ववादी जो मिथक हैं, हमने उन मिथकों को काटा है सारा का सारा। दलित जो हिंदू शब्दावली थी, हिंदू शब्दावलियों को नकार किया पूरा का पूरा। तो इसलिए मैं देखता हूँ, आज देखिए सांस्कृतिक आंदोलन के नाम पर साहित्यिक मंच पर क्या हो रहा है, वो नटनी और नाच गाने हो रहे हैं सारे के सारे। भगवान को भगवान बनाया जा रहा है, तथागत बुद्ध को, अंबेडकर को भगवान बताया जा रहा है, कीर्तन और जागरण हो रहे हैं। ये एक प्रदूषण है, ये सांस्कृतिक प्रदूषण फैल रहा है। जो दलित लेखक है, इन लोगों को विरोध करना चाहिए इन चीज़ों का। जो कोई बुद्ध कथा कह रहा है, कोई भीम जागरण कथा कह रहा है, हमारा उससे क्या मतलब है? कथा कीर्तन जागरण से हमारा मतलब है क्या? हमें तो अपनी बात करने की ज़रूरत है। इन लोगों को, इनको बल्कि इनका विरोध करने की ज़रूरत है। अगर आगरा के मंच पर लड़कियाँ नाची हैं, वही है। और कुछ लोगों ने बहुत गंदगी तरीके से पेश आ रही है, दुख होता है। तो इन चीज़ों, साहित्यकार लोग हैं, साहित्यकार बंधुओं को इस सांस्कृतिक प्रदूषण जो फैल रहा है, और साहित्य में जो प्रदूषण फैल रहा है, उसको हमें देखने की ज़रूरत है। आज आरएसएस की लॉबी बुद्ध पर, अंबेडकर पर बहुत सारी पत्रिकाएँ निकाल रहे हैं, उन्हें भी पढ़ने की ज़रूरत है। वो किस तरीके से किस तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। धम्मपद के अंदर एक गाथा वो कहा है कि मन सब दुष्प्रवृत्तियों का अगुआ है।
एक वाक्य है प्रोफेसर साहब कि मन सब दुष्प्रवृत्तियों का अगुआ है। इट मे बी और इट मे नॉट बी, यहाँ क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। और मन ही सब दुष्प्रवृत्तियों का अगुआ है। नोबडी कैन रेज क्वेश्चन अगेंस्ट इट, कि मन ही, क्योंकि इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी जो ही है कि जो चक्कर है ना, कौमा से भी, जैसे आपने देखा हो कि आरक्षण के मामले के अंदर जब मंडल कमीशन देश के अंदर लागू हुआ, भील एक कम्युनिटी थी जिसको आरक्षण देना था, भील मीना। लेकिन कुछ डिप्टी सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हुए थे, उस व्यक्ति ने क्या किया, ही वॉज वेरी क्लेवर, वेरी श्रूड। उसने भील मीना की जगह भील पे कौमा लगा दिया, और इस जरा से कौमा लगने से ही आरक्षण भीलों को भी मिला और मीणा को भी मिला। देखिए मजे की बात, जबकि मीणा वहाँ का बहुत फॉरवर्ड क्लास है, संपन्न है, ताकतवर लोग हैं वो सारे के सारे, लेकिन जो भील मीणा को अधिकार मिलना चाहिए था, वो जो है वहाँ की जो है फॉरवर्ड क्लास का जो मीणा है उसको खा रहा है। तो साहित्यिक दृष्टि से मेरे साहित्यकार बंधुओं से अनुरोध है कि इस तरीके की जो भी चीज़ें आती हैं इन पर विशेष तौर पर निगाहें रखी जाए और उनका बिल्कुल काउंटर भी किया जाए। तो आज हमें काउंटर करने की ज़रूरत है। और दूसरा, तो ये तो जब पे बैक टू सोसाइटी की जो मैं बात कर रहा था कि अपनी तनख्वाह में से 10%, 20%, मेरे सामने विवेक जी बैठे हुए, आरसी विवेक जी हैं शायद, आंखों से कम दिखता है मुझे आजकल तो। विवेक जी को देखिए हर जगह पर छोटे छोटे लीफलेट पोस्टर बांटते हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, आरक्षण को लेकर, एक छोटा छोटा प्रचार। कितना ज़्यादा है, कितना खर्चा होता होगा, 2000 रुपये या 5000 रुपये मैक्सिमम डे। 5000 रुपये हर आदमी इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि आदमी एक्सपेंड ना कर पाए। तो इन छोटी छोटी लीफलेट्स के माध्यम से एक थे कामरेड ब्रह्मजीत सिंह, शायद बेनीवाल जानते होंगे, रमेश भंगी जी हैं या चले गए हैं। तो वो क्या करते थे, ब्रह्मजीत जी, नेताजी कहते थे, टोपी वाले, नीली टोपी वाले, अंतिम समय तक नीली टोपी रही उस आदमी के ऊपर। और उसके बाद उस व्यक्ति ने छोटे छोटे पंपलेट, लीफलेट्स, आज भी मेरे पास इतने रखे हुए हैं। दिल्ली का सन 70 से लेकर के आज तक के मूवमेंट के एक एक पंपलेट, लीफलेट मेरे पास है, मैं रखता हूँ प्रिजर्व करके उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी पिछले दिनों डॉक्टर धर्मवीर यादव गगन काम कर रहे थे उस पर, ललित सिंह यादव के उस पर, तो मेरे पास आए, कहना ये आपके पास ललित सिंह जी का कुछ है। मैंने कहा हमने 3-4 बार शाहदरा में बुलाया था उन्हें, तो मैंने पंपलेट निकाल के दी। ये कहना पंपलेट, तो फोटो कॉपी वगैरह करा कर लेकर गए। तो कहने का मतलब है कि अब दलित मूवमेंट का कोई सा भी एक पर्चा या एक भी चीज़ मिलती है उसे प्रिजर्व करके रखिए, आज नहीं तो कल आने वाले समय के अंदर उन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने भी साहित्यिक बंधु हैं, दस्तावेजीकरण जरूर करिए। आप जो भी चीज़ आपके पास आती है उपलब्ध होकर उन्हें दीजिए, प्रिजर्व करके रखिए, शोधार्थियों को दो, विद्यार्थियों को दो, उन चीज़ों को। तो जब तक आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, जब तक इतिहास में आपकी एंट्री दर्ज नहीं होगी। तो मुझे खुशी है कि मेरा संपादन की जो प्रक्रिया थी आज तीसरी पीढ़ी के लोगों ने संभाल ली है, और मैं उनको से बधाई देता हूँ। मैंने भी संपादन काफ़ी किया, 20वीं सदी की दलित कहानियाँ, 21वीं सदी की दलित कहानियाँ, 21वीं सदी की 21 कहानियाँ। तो मैंने उस समय पर चर्चित दलित कहानियाँ जब संपादित की, ओम प्रकाश वाल्मीकि को सबसे पहले मैंने लिया, रतन कुमार सामरिया को लिया, पहली बार मैंने संपादित किया था इन लोगों को, और उसके बाद ये चर्चा में आए सारे के सारे। तो कहने का मतलब ये, संपादक का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों की किताबों को संपादित करते हैं, कहानियों को लेकर संपादित करते। हम क्या दृष्टि देना चाहते हैं समाज को, क्या दिशा देना चाहते हैं। संपादक का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि वह समाज के लोगों को, पाठक को कहाँ ले जाना चाहता है, कहाँ खड़ा करना चाहता है। तो संपादक ये नहीं है कि लिए नाम करे, संपादन कर लिया मैंने, एक संपादन करे। संपादक दृष्टि क्या है, सबसे बड़ी मूल्यवान चीज़ है उसकी दृष्टि, और देशा हुए समाज को कहाँ खड़ा करना चाहता है। क्या समाज को वैसे अंधविश्वास पाखंड में खड़ा रखना चाहता है, या उससे निकालना चाहता है, या उससे कहीं और आगे बढ़ना चाहता है। तो मैं इन चीज़ों पर दृष्टि, इस पर निगाहें रखनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे एक राइटर है मदन लाल राज जी, हास्य व्यंग में हमारे पास लोग नहीं थे, 1-2 माणिक मृगेश थे, और दूसरे ये हैं मदन लाल राज, जिनकी किताब है गिरगिट। तो इस तरीके की नई नई विधाओं में काम करिए आप सारा का सारा। लघु कथाओं में मुकाबला नहीं है डॉक्टर पूरन सिंह जी का,
बहुत बढ़िया कहानियाँ लिखते हैं, सब कुछ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो दिशा देनी चाहिए ना, वो चुप हो जाते हैं खड़े होकर। तो कई बार मेरे को मन के अंदर बड़ी पीड़ा होती है, मैंने यार बात भी कर रहा है और दिशा भी नहीं दे पा रहे, बिल्कुल वहीं छोड़ देता है। पाठक के ऊपर क्यों छोड़ते हैं भाई? दो पता होना से जब मैंने रास्ता यहाँ तक तय कर लिया है, ये हमारे पास पॉजिटिव रास्ता है, तो उस रास्ते तक लेकर छोड़, पाठक को नीचे मत छोड़िए आप। ध्यान रखो। तो एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। और सरोज जी, एक समय था कि हमारे बीच में एकेडमिक लोग नहीं थे, हम लोग तो लेखक लोग थे, नौकरी करने वाले लोग थे जो लिख रहे थे उस ज़माने में, और उन्होंने जो काम कर दिया वो आज भी अकादमिक क्लास के लोग नहीं कर पा रहे। ये तो है, मुझे दुख होता है इसको, ये तो है, नहीं कर पा रहे बिल्कुल लोग। सच्ची बात है। और अकादमिक स्तर पर जब हमने डॉक्टर तेज सिंह को लेकर आए मूवमेंट के अंदर, मैंने कहा आप मार्क्सवादी मूवमेंट से जुड़े हो, आप हमारे बीच में आइए। आप आज भी स्थिति यह है कि जो हमारे प्रवक्ता बने हुए, जिन लोगों को हमने प्रवक्ता बनाया, समझे, वह प्रवक्ता मुद्रा आरक्षक की बात करेगा, धूमिल की बात करेगा, लेकिन अपने समाज के राइटर्स की एक कविता की बात नहीं करता, कहानियों की बात नहीं करता, नाम भी नहीं लेते हैं। तो दुर्भाग्य है इन चीज़ों का, जो इस तरीके के लोगों उनका बहिष्कार करो, उनको मंच भी मत दीजिए आप। जो आपकी बात करता, आपकी कलम की बात करता है, उसे बुलाइए मंच के ऊपर और उनको बड़े उससे काम करो। हमें जरूर नहीं है कि नामचीन लोगों को मंच पर बुलाएं। मैं तो एक सामाजिक पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूँ ऐसे साहित्यकारों ने कहते हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि हम लोग अपने लोगों की जो अच्छी चीज़ है अपने वक्तव्य में उनको कोट करें, जिससे दूसरे हमारे साहित्यिक बंधु को भी मौका मिले सोचने का, समझने का और उससे आगे बढ़कर काम करने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनश्च बधाई देता हूँ। और शील बोधी तो हमारे बाबा नागार्जुन है, इनका कुछ पता नहीं होता है, पक्का है बिल्कुल, कहाँ घुमाते हैं, कभी मूल निवासी में ले जाते हैं, कभी सांची घुमा के लाते हैं, कभी संत साहित्य में ले जाते हैं, कभी कहीं जाकर खड़े करते हैं। तो ये घुमक्कड़ी जीवन भी है ना, जीवन का बहुत आनंद देता है और इसमें एक दर्शन दृष्टि भी पैदा होती है। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मेरा कोई सेवा हो हमेशा जय हिंद।